नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दोस्तों मैं यहाँ आप सभी के लिए लाया हूँ, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कक्षा 6 के बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए आप कहानी और कविताओं की किताबों का चयन कर रहे हैं, तो उस समय आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हों, किताबों के पृष्ठ कम हों, किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हों, किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किताबें जो हैं बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हों। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो किताबें हों, जो जिन किताबों का आप चयन कर रहे हैं, चाहे कहानी की हों चाहे कविताओं की हैं, किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। अगर किताबें जो हैं नैतिक उपदेशों से भरी होंगी तो बच्चा जो होता है दोस्तों बोझिल हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाएगा। उसमें सिर्फ नैतिक उपदेश भरे रहेंगे तो बच्चा जो है अपने आप को क्या महसूस करेगा, बोझिल महसूस करेगा। तो नैतिक उपदेशों से भरी नहीं होनी चाहिए। किताबों के पृष्ठ कम होने चाहिए, ये तो गलत है दोस्तों। पृष्ठ उनके जो हैं, जो भी पृष्ठ हों, बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप होने चाहिए। कम होने से कोई बात नहीं होती। ठीक है। और किताबों में रंगीन चित्र अवश्य होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बच्चों की बात नहीं की जा रही। रंगीन चित्र वाली किताबें जो होती हैं आकर्षक अवश्य होती हैं, परंतु प्रायः यह प्राथमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती हैं रंगीन चित्र वाली किताबें। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जो राइट जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आपके परीक्षा में आने की जो है प्रबल संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है। अब यहाँ पे पूछा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। तो आप समझिए दोस्तों कि भाषा जो होती है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सरल होती है। भाषा अर्जन जो बच्चा होता है अपने वातावरण या पर्यावरण में, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके आसपास का माहौल जैसा होता है उन्हीं से भाषा जो है वो ग्रहण करना शुरू कर देता है। ठीक है, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। अगर ये कहें कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो जन्मजात होती है तो कोई गलत बात नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। बच्चा जो है बचपन से ही जिस माहौल में रहता है वहाँ की भाषा को ग्रहण करने लगता है, तो क्या उसको पहले नियम सिखाया जाता है या उसको कुछ बताया जाता है कि ऐसा तुम नियम पढ़ोगे तभी तुम इस भाषा को सीख पाओगे। ठीक है, तो गलत है दोस्तों। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। दोस्तों पहली कक्षा की नादिरा, कोई बच्ची है जो कि पढ़ते समय बार बार अटक रही है, तो आप उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, आपका क्या प्रयास होना चाहिए नादिरा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहली कक्षा की जो नादिरा है किसी भी शब्द को पढ़ते समय बार बार अटकती है, तो यहाँ पे नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ रही। दोस्तों अगर जहाँ पे बच्चों को डांटने की बात आ जाए या बच्चे को जोर जबरदस्ती करने की बात आ जाए, वो ऑप्शन आप जो है उसको तुरंत जो है आप उसको तुरंत काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि वह इसका जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, बिल्कुल गलत दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप अगर शिक्षक के तौर पे हैं तो बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा जो है किस तरीके से सीखे या किस तरीके से वो पढ़े। उसको मना कर देने से इसका कोई भी उपाय नहीं हो पाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। बिल्कुल गलत दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे उसका जो आत्मविश्वास है वो दब जाएगा, ठीक है। फिर वो कभी भी शब्दों को पढ़ भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, जहाँ पे बच्ची अटक रही है उसकी उसमें सहायता करेंगे कि तुम इस शब्द को इस तरीके से पढ़ो, बड़ा शब्द है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, छोटा छोटा करके, ठीक है। तो इस तरीके से धैर्य से काम लेंगे और उसे पढ़ना सिखाने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रश्न है कि साधारण तौर पे शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाया जाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरीके से क्या है दोस्तों? यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों को तब सिखाया जाना चाहिए जब बच्चा जो है पूर्ण तरीके से पढ़ना सीख जाए, ठीक है। पढ़ना सीख जाएगा तब उसको सिखाया जाना चाहिए। और ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं कि साधारण तौर पे यह पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उसे वर्णों की पहचान हो जाए। दोस्तों वर्ण की पहचान हो जाने के बाद ही उसको लिखना सिखाना चाहिए। तो यह विचार पूरी तरीके से सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, अवैज्ञानिक है। दोस्तों इस तरीके का जो तथ्य है वो पूरी तरीके से मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये तथ्य जो है अवैज्ञानिक है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि साधारण तौर पे जो शिक्षक होते हैं यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तभी सिखाना चाहिए जब वो वर्णों की पहचान कर सके। बिल्कुल भी अवैज्ञानिक तरीका है, यह बिल्कुल भी गलत तरीका है, ठीक है। बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान जो है एक साथ करानी चाहिए। लिखना और वर्णों की पहचान की जो प्रक्रिया है बच्चे को एक साथ करानी चाहिए, ठीक है। न कि उनको पहले लिखना सिखाना चाहिए तब वर्णों की पहचान करना सिखाना चाहिए, ठीक है। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक तथ्य यहाँ पे दिया गया है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों जब आपके प्रश्न पे नहीं पूछा हो तो उसको तुरंत आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप नहीं का जवाब दे के आए। कभी कभी बच्चों के द्वारा ये गलती हो जाती है कि नहीं पूछा रहता है और हाँ का जवाब दे के चले आते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो प्रश्न को बिल्कुल सही करके आया हूँ, ठीक है। लेकिन जब आंसर की आती है तो उनका जो आंसर होता है वो गलत निकलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात हो रही। समावेशी कक्षा कैसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे विभिन्न अवधारणाओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे बच्चों का आकलन करते समय उदार बनने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। कि बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको दोस्तों उनके प्रति उदार बन जाना और उनको अच्छा नंबर दे देना, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बच्चों की जो भी बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, ठीक है। और उनको पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों की खोज करनी चाहिए। सभी को किस प्रकार से सिखाया जाए उसके लिए आवश्यक सामग्री या साधन उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए कि बच्चा जो है किस प्रकार की भाषा को आसानी से समझ सकता है, उसकी पहचान करके उस हिसाब से उसको शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद देखकर उसको समझ लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं अगर टीचर मौखिक रूप से बता देता है तो उसको समझ लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्लाइड शो या कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा अगर दिखाया जाता है तो उस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मुख्य जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी होती है? अचेतन प्रक्रिया, ठीक है, कौन सी है यहाँ पे? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा शिक्षा या भाषा शिक्षण। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे भाषा अधिगम हो, चाहे भाषा शिक्षा हो या भाषा शिक्षण हो, सभी क्या होती हैं? चेतन प्रक्रिया होती है। चेतन में रह कर या कह सकते हैं कि
इनको सीखा जाता है। ठीक है, इनके लिए क्या होते हैं कि नियम बताए जाते हैं, नियम पढ़े जाते हैं कि इनको किस तरीके से सीखना है। लेकिन यहाँ पे जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है एक अचेतन प्रक्रिया है। क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है। यह बच्चा जिस माहौल में रहता है वहाँ पे जो भी चीज़ें सुनता रहता है उसको ग्रहण करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका? जो भाषा सीखने की क्षमता होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है, किसका विचार है? या किसने कहा था कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्किनर, पावलोव, चॉम्स्की या थॉर्नडाइक, तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। क्योंकि दोस्तों बच्चा जो होता है जैसे जन्म लेता है वो भाषा अर्जन करना आरंभ कर देता है, अर्थात जिस माहौल में बच्चा रहता है वहीं से सीखने की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यह कथन जो है भाषा अर्जन के लिए सही नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन बिना नियम के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया दोस्तों बिना नियम सिखाए भी इसको किया जा सकता है। तो जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड आपका कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये आपका गलत है और इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और जान लीजिए आपकी भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाए यह कथन जो है पूरी तरीके से उचित नहीं है भाषा अर्जन के लिए, क्योंकि भाषा अर्जन जो है बिना नियम के माध्यम से भी किया जा सकता है। जैसे भाषा अर्जन मित्रों के द्वारा, परिवार से, विद्यालय से या आसपास पड़ोस से जो भी मिलता रहता है दोस्तों, बिना विद्यालय गए आप भाषा का अर्जन करते रहते हैं, कुछ न कुछ नई चीज़ों को आप खुद सीखते रहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है भाषा अर्जन की बिना नियम के, बिना विद्यालय गए भी आप इसको सीख सकते हैं, मित्रों से, परिवार से, विद्यालय से, पास पड़ोस से, कहीं से भी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर या सृजनात्मकता पर। तो स्किनर महोदय जो है दोस्तों उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया पे सबसे अधिक महत्व जो दिया है किसको दिया है? अनुकरण पर। किस पे? अनुकरण पर बल दिया है, क्योंकि बच्चा जो है किसी चीज का अनुकरण करते करते भी सीख जाता है। आप छोटे बच्चे को देखे होंगे दोस्तों, छोटे बच्चे जैसे परिवार में बड़े लोग बोलते हैं और उसी प्रकार से उनका अनुकरण करते करते बच्चा भी सीख जाता है और बोलने लगता है। ठीक है, तो स्किनर महोदय ने भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर सर्वाधिक बल किस पे दिया है? अनुकरण पर। वहीं अंतःक्रिया की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया को दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया को बल दिया है। बच्चा जो है समाज में जितना ज़्यादा रहेगा, समाज में लोगों के साथ जितना ज़्यादा मिलजुल के कार्य करेगा उतना अधिक भाषा को सीखता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, हिंदी भाषा जो शिक्षक हैं दोस्तों उनका सबसे पहला जो प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि, ठीक है, कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। हिंदी भाषा का शिक्षक का सबसे जो पहला प्रयास होना चाहिए दोस्तों, जो सब शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को
बढ़ने के अवसर दें। बच्चा जो है दोस्तों जिस रूप में वो जिस तरीके से वे अपनी बात को कहना चाहता है या प्रेजेंट करना चाहता है, उस सहज अभिव्यक्ति को उसके बढ़ने के अवसर देना चाहिए, ठीक है, न कि उसको नकार देना चाहिए। अगर बच्चा मातृभाषा में अपनी बात को कहना चाहता है तो उसको कक्षा में स्थान नहीं देना चाहिए, उसको बोलने के लिए मना कर देना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी बात मत करो। दोस्तों उसको बोलने के अवसर दें, लेकिन उसके द्वारा जो मातृभाषा का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे हिंदी वर्डों को उपयोग करने के लिए उससे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि हिंदी भाषा के शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति को बढ़ने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे अच्छी विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। ये सभी क्या दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि जो होती है दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे बेहतर मानी जाती है। भाई जाहिर सी बात है कि आगमन विधि को बेहतर क्यों मानते हैं, क्योंकि विभिन्न उदाहरण देते हुए नियम तक पहुंचे जाते हैं। इसमें दोस्तों पहले क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण, फिर यहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके जो निगमन विधि होती है उसमें क्या होता है, पहले नियम बता दिए जाते हैं फिर उदाहरण की ओर जाया जाता है, ठीक है। तो अपेक्षा के सबसे बेहतर विधि आगमन विधि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न सभी दोस्तों अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे होता है, किससे दोस्तों यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक हैं जिनसे सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोस्की। दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों उस वैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया करके बहुत ही अच्छे से तरीके से भाषा को ग्रहण कर सकते हैं या भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चा जो है समाज में रहेगा, लोगों से मिले जुलेगा, उतना ही अधिक अच्छे से उसके भाषा का जो विकास है उतने अच्छे तरीके से उसके भाषा का विकास होगा, ठीक है। ये किसका मानना है, तो वाइगोस्की का मानना है दोस्तों, वाइगोस्की। और वहीं पे अगर हम चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो भाषा सीखना उसके बाद प्रारंभ करता है, गू गा गी गा कुछ भी बोलना लगता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे वहाँ पे अपने समाज में आसपास पड़ोस में जिस तरीके की भाषा को सुनता है उसी तरीके से भाषा का अनुकरण करते करते वो बोलने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे स्किनर महोदय कहना था कि बच्चे जो है जितना ज्यादा अनुकरण करने के माध्यम से बच्चे जो होते हैं वो भी सीखते हैं अनुकरण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कहा जा रहा है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक प्रवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर। दोस्तों बच्चों का भाषाई विकास जो है सर्वाधिक रूप से किस पे निर्भर करता है। दोस्तों पाठ्य पुस्तकों के साथ तो हमेशा रहता नहीं है और कह सकते हैं संचार माध्यमों के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि समृद्ध भाषिक प्रवेश जो है दोस्तों वो बच्चों के भाषाई विकास में सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चे का जो समृद्ध भाषिक प्रवेश है दोस्तों, जिस माहौल में वो रहता है वहाँ पे किस तरह के भाषा का उपयोग किया जाता है वो बच्चे के भाषाई विकास के लिए सर्वाधिक रूप से निर्भर होता है या करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है। कहा जा रहा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं, ये कोई शिक्षक है दोस्तों, शिक्षिका है, उनका कहना है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं को गान करवाती हूँ। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें कि जो शिक्षिका है बहुभाषिता को महत्व देती हैं। बहुभाषिता का महत्व ये है कि जो आपकी कक्षा में विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चे वहाँ पे हैं उन प्रत्येक बच्चों की मातृभाषाओं में कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ। दोस्तों आपकी पता है कि जो कक्षा होती है वो बहुभाषीवाद होती है क्योंकि उसमें विभिन्न मातृभाषाओं के जो बच्चे होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे शिक्षिका जो है वो महत्व दे रही है, इसका मतलब सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब सेकंड है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है।
देखिएगा, कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में केवल अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में आने के बाद भाषा सीखते हैं। बच्चों बोली सीखते हैं जो भाषा नहीं है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। यहाँ पे कह रहा है कि सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो सही दोस्तों, सही भी कथन बच्चे जो होते हैं केवल अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। केवल, जहाँ पे केवल आ जाए दोस्तों आप गलत कर दिए, क्योंकि केवल अनुकरण द्वारा बच्चा नहीं सीख सकता है। बच्चा कई तरीके से सीखता है। बच्चा जैसे अनुकरण के द्वारा सीखेगा, उसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ठीक है, बच्चे में सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है वहाँ पे अपने आसपास के माहौल के द्वारा जो भी चीजें उसको सुनने के लिए मिलती हैं वो सब ग्रहण करता रहता है। कहीं अच्छा माहौल रहता है तो बच्चा अच्छा तरीके से वहाँ पे सीखता है। कहीं गाली गलौज का माहौल रहता है तो छोटा बच्चा, आप देखे होंगे कि छोटे बच्चा बिना कुछ विद्यालय गए वो गाली देना शुरू कर देता है, गाली सीख लेता है। तो यहाँ पे बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने के संबंध में, सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूरी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, या बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व जो है भाषाई पूंजी से लैस होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सही, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले 2-3 भाषाओं को समझना और बोलना दोस्तों जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आप भी कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल आने से पहले जो है भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अब इसी भाषाई पूंजी से उनके जो होता है भाषा का विकास होता है।